संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी, बहुत पुराने समय की बात है। एक शांत नदी के तट पर सात संगत बसा था। रामगढ़ नाम का एक मनमोहक गांव। सात संगत, चारों ओर हरियाली, पक्षियों की चहचहाट और मिट्टी की सौंधी खुशबू से सासंगत वो गांव जीवंत प्रतीत होता था। इसी गांव में सासंगत जी सोहन नाम का एक साधारण लेकिन अत्यंत ईमानदार लकड़हारा निवास करता था। सासंगत जी जीवन में उसने कभी उछल कपट का सहारा नहीं लिया। मेहनत की कमाई को ही वो ईश्वर की सच्ची कृपा मानता था सासंगत, और जो भी साधारण भोजन उसे मिल जाता उसी में संतोष ढूंढ लेता था सासंगत। सोहन का हर दिन भोर की पहली किरण के साथ शुरू होती सासंगत। जैसे ही सूरज आसमान में झांकता वो अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रख जंगल की राह पकड़ लेता सासंगत। घना वन उसका रोज का साथी था, जहाँ वो घंटों परिश्रम करके सूखी और मजबूत लकड़ियाँ इकट्ठा करता सासंगत जी। सासंगत जी दिन ढलने पर वो भारी लकड़ियों का गट्ठर अपने पीठ पर लादकर सीधे राजा के महल पहुंचता सासंगत जी। महल की रस्सी और अंगूठियों के लिए वो लकड़ी सासंगत जी पहुंचाना उसका काम था। सासंगत जी बदले में जो थोड़ी बहुत मजदूरी मिलती उसी से वो अपने और अपने छोटे बेटे भोला का गुजारा करता था। भोला ही सोहन के जीवन का एकमात्र सहारा था। 3 वर्ष पूर्व एक गंभीर बीमारी ने उनकी पत्नी को सबसे छीन लिया सासंगत। उस दिन से सोहन ने ही माँ और पिता दोनों की भूमिका निभाई थी सासंगत। वो बेटे को कभी किसी बात की कभी महसूस नहीं होने देता सासंगत। भले ही खुद कई बार भूखा रह जाए, पिता और पुत्र के बीच गहरा स्नेह और मौन समझ थी सासंगत। एक दिन सोहन रोज की तरह जंगल की ओर जा रहा था। मौसम बेहद सुहाना था। हल्की हवा पेड़ों की पत्तियों को हिलाती हुई मानो उसका स्वागत कर रही थी सासंगत। रास्ते में चलते हुए अचानक उसका पैर एक उभरे हुए पत्थर से टकरा गया। तेज पीड़ा के कारण उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल पड़ी सासंगत। कुछ पल वो खड़ी रहा सासंगत, दर्द को सहता रहा, फिर स्वयं को संभाल लिया। उसके स्वभाव में हार मानना कभी था ही नहीं सासंगत। जैसे ही उसकी नज़र उस पत्थर पर पड़ी, उसके मन में विचार आया कि यदि मुझे ठोकर लग सकती है तो किसी और का राहगीर के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। क्यों न इस पत्थर को रास्ते से हटा दिया जाए। यही सोचकर वो झुक गया सासंगत और पत्थर को हटाने लगा। लेकिन जैसे ही पत्थर खिसका, उसके नीचे से एक काले रंग का जहरीला सांप फुर्ती से बाहर निकल आया। सोहन कुछ समझ पाता सासंगत, इससे पहले ही सांप ने बिजली की गति से उसे डस लिया। जहर इतना तीव्र था कि सोहन के शरीर ने तुरंत साथ छोड़ दिया। उसके होंठ हिलना चाहते थे, पर पानी मांगने भी शक्ति उसमें नहीं बची थी सासंगत। वो वही धरती पर गिर पड़ा और कुछ ही क्षणों में उसकी सांसें सदा के लिए थम गई। गांव का वो ईमानदार लकड़हारा इस सहार से चला गया सासंगत जी। पत्नी तो पहले ही गुजर चुकी थी। अब सासंगत उसका नन्हा बेटा भोला पूरी तरह अनाथ हो गया। भोला के लिए दिन और रात एक जैसे हो गए सासंगत। उसकी मासूम आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते थे सासंगत। वो बार बार अपने पिता को पुकारता, पर सासंगत उसे संभालने वाला कोई नहीं था सासंगत। गांव वाले अपने अपने कामों में व्यस्त रहते। किसी के पास इतना समय नहीं था कि उस अनाथ बच्चे सासंगत की जिम्मेदारी उठाए। भोला के जीवन अंधकार में डूबता नजर आने लगा सासंगत। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब ईश्वर कोई नया द्वार खोल देते हैं सासंगत। ऐसे ही एक चमत्कार उस समय हुआ सासंगत। सोहन की मृत्यु का समाचार जैसे ही राजा तक पहुंचा, उसका हृदय करुणा से भर उठा सासंगत। उस मासूम बालक भोला की स्थिति जानकर राजा विचलित हो गया।
उसने तुरंत अपने दरबार में एक भरोसेमंद बढ़ई को बुलाया और आदेश दिया कि वो बच्चों को अपने घर ले जाए और पूरी जिम्मेदारी संभाले। साध संगत, राजा ने साफ कहा कि भोला के खाने पीने, कपड़े और शिक्षा का सारा खर्च राजकोष से दिया जाएगा। राजा के ये शब्द सुनकर बढ़ई की आंखें नम हो गई। साध संगत, उसके मन में कृतज्ञता का भाव उमड़ पड़ा, क्योंकि उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी। वो भीतर ही भीतर प्रसन्न भी था कि अब उसके सुने घर में भी बच्चे की किलकारियां गूंजेगी। साध संगत, उस दिन से बढ़ई और उसकी पत्नी ने भोला को अपने पुत्र की तरह अपनाया। साध संगत, दोनों ने पूरे मन से उसकी देखभाल की। समय बीतता गया और भोला 10 वर्ष का हो गया। अब बढ़ई ने उसे अपनी कला सिखानी शुरू की। साध संगत जी, लकड़ी पर बारीक नक्काशी करना, रंग खिलौने बनाना और छोटे बर्तन गढ़ना। साध संगत जी, इन सब में भोला धीरे धीरे निपुण होता चला गया। उसके हाथों में ऐसी सफाई थी कि जो भी उसकी बनाई वस्तु देखता हैरान रह जाता। साध संगत, ऐसा लगता मानो लकड़ी खुद उसके हाथों में जान पा जाती हो। साध संगत, इस कला ने भोला और बढ़ई के बीच का रिश्ता और गहरा कर दिया। अब भोला बढ़ई को ही अपना सच्चा पिता मानने लगा था। साध संगत, बढ़ई के घर के पास ही एक कुम्हार रहता था। उसकी एक सुंदर और चंचल बेटी थी जिसका नाम गौरी था। भोला और गौरी हम उम्र थे। साध संगत जी, इसलिए दोनों की दोस्ती अपने आप हो गई। वे साथ खेलते, हंसते और हर दिन एक दूसरे के साथ बिताते। धीरे धीरे उसकी मित्रता इतनी गहरी हो गई कि एक के बिना दूसरा अधूरा लगने लगा। साध संगत, एक दिन की बात है, तेज गर्मी पड़ रही थी। गौरी घर के लिए पानी भरने कुएं पर गई। सूरज सिर के ठीक ऊपर तप रहा था। जैसे ही उसने रस्सी के सहारे खड़े कुएं में उतरा, अचानक उसका हाथ फिसल गया। साध संगत, घड़ा छपाक की आवाज के साथ कुएं के गहरे पानी में गिर गया। रस्सी डूबते देख गौरी घबरा गई। वो वहीं खड़ी होकर जोर जोर से रोने लगी। साध संगत, गौरी का मन डर से कांप रहा था। उसे शंका थी कि यदि वो खाली हाथ घर पहुंची तो उसकी माँ उसे डांटेगी और संभव है मार भी पड़े। साध संगत, वो इसी चिंता में खड़ी आंसू बहा रही थी। तब भी संयोग से भोला उसी रास्ते से गुजर रहा था। साध संगत, उसने गौरी को रोते हुए देखा तो तुरंत उसके पास पहुंचा और स्नेह से पूछा, गौरी, तुम इतने परेशान क्यों हो? गौरी ने आंसुओं से भरी आंखों से उसकी ओर देखा और सिसकते हुए बोली, मेरी रस्सी कुएं में गिर गई है। अब माँ मुझे बहुत डांटेगी। भोला ये सुनकर हल्की मुस्कान के साथ बोला, अरे फिर तो सच में तुम्हें मार पड़नी चाहिए। ये सुनकर गौरी और भी ज्यादा रोने लगी और गुस्से में बोली, साध संगत, क्या तुम मेरी रस्सी निकाल सकते हो? भोला कुछ पल रुक कर बोला, निकाल तो सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। गौरी ने मासूमियत से पूछा, कौन सी शर्त? भोला ने बाल सुलभ गंभीरता से कहा, अगर मैं रस्सी निकाल दूं तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। गौरी तो अभी विवाह का अर्थ ही नहीं जानती थी। साध संगत, उसके लिए ये बात गुड्डे गुड़ियों के खेल जैसी थी। साध संगत, बिना कुछ सोचे वो तुरंत बोली, हाँ ठीक है, कर लूंगी। बस इतना सुनते ही भोला का चेहरा खुशी से चमक उठा। साध संगत जी, वो दौड़कर एक पगड़ी ले आया और उसे कुएं में नीचे लटकाया, लेकिन पगड़ी की लंबाई कुएं की गहराई के सामने बहुत कम पड़ रही थी। साध संगत, वो पानी की सतह तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। भोला कुछ देर सोच में पड़ गया, फिर उसने पगड़ी को बाहर निकाला और उसमें कई नुकीले कांटे जोड़ दिए ताकि रस्सी उनमें फंस सके। साध संगत जी, ये अस्थायी उपाय करके उसने पगड़ी को दोबारा कुएं में उतारा। साध संगत जी, कुछ ही क्षणों में रस्सी कांटों में उलझ गई। साध संगत, भोला ने बहुत सावधानी से उसे ऊपर खींचा और आखिरकार रस्सी बाहर आ गई। गौरी खुशी से उछल पड़ी। उसने रस्सी उठाई और तेजी से घर की ओर भागने लगी, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, साध संगत जी, भोला ने उसका हाथ पकड़ लिया और भोलेपन से बोला, तुमने मुझसे वादा किया था, तुमने कहा था कि मुझसे शादी करोगी।
पहले अपना वादा पूरा करो, फिर घर जाना। सात संगत जी, उसकी आवाज़ मासूम थी लेकिन दृढ़ निश्चय से भरी हुई थी। फिर भोला ने पास खड़े एक पेड़ की ओर इशारा किया और बोला, आओ इस पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। गौरी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी बात मान ली। सात संगत, उसने अपने दुपट्टे का एक सिरा पकड़ा और दूसरा सिरा भोला ने थाम लिया। सात संगत जी दोनों उस पेड़ के चारों ओर हंसते खेलते चक्कर लगाने लगे। उन्हें क्या पता थी कि यही चक्कर जीवन भर के बंधन का प्रतीक होता है। सात संगत जी, उसने के लिए सात संगत ये बस एक बचपन का खेल था जिसमें कोई गंभीरता नहीं थी। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया, बचपन बीत गया सात संगत, और गौरी एक सुशील, सुलझी हुई और अत्यंत युवती बन गई। सात संगत, उसकी सुंदरता की चर्चा अब केवल गांव तक सीमित नहीं रही बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी फैलने लगी। लोग उसकी कोमलता, सुंदर मधुर स्वभाव और आकर्षण व्यक्तित्व की बातें करने लगे, मानो उसकी सुंदरता की खुशबू दूर दूर तक फैल गई हो। सात संगत, इन्हीं दिनों राजा के पुत्र राजकुमार ने भी गौरी के सौंदर्य के किस्से सुने। सात संगत, पहले तो उसने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बार बार गौरी का नाम सुनाई देने लगा तो उसके मन में जिज्ञासा जाग उठी। सात संगत, एक दिन उसने स्वयं जाकर उसे देखने का निश्चय किया। अगले ही दिन वो अपने घोड़े पर सवार होकर गौरी के घर की ओर निकल पड़ा। सात संगत, जैसे ही राजकुमार की नजर गौरी पर पड़ी, वो मंत्रमुग्ध हो गया। सात संगत, एक ही झलक में उसका हृदय गौरी के प्रति आकर्षण से भर गया। सात संगत, महल लौटते ही उसने अपने पिता से साफ शब्दों में कह दिया, पिताजी, यदि मैं विवाह करूंगा तो केवल गौरी से ही करूंगी। ये सुनकर राजा चिंतित हो गया। उसे ये स्वीकार नहीं था कि उसका पुत्र एक साधारण कुमार की बेटी से विवाह करे। राजा ने विवाह रोकने का हर स्वयं प्रयास किया। सात संगत, लेकिन राजकुमार की जिद बढ़ती ही गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया, दरबार में आना बंद कर दिया। सात संगत, और किसी से बातचीत भी नहीं करता था। बेटे की ऐसी हालत देखकर राजा व्याकुल हो उठा। सात संगत, उसने मंत्रियों से सलाह ली। मंत्रियों का मत था कि राजकुमार की इच्छा पूरी कर देनी चाहिए, नहीं तो राज्य के भविष्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सात संगत, काफी सोच विचार के बाद राजा ने भारी मन से गौरी से अपने पुत्र का विवाह कराने की अनुमति दे दी। सात संगत, और ये शुभ समाचार कुम्हार के घर भिजवा दिया। सात संगत, ये सुनते ही गौरी के पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सात संगत, उसे लगा जैसे उसकी किस्मत ने अचानक करवट ले ली हो। सात संगत, गौरी अब समझदार और परिपक्व युवती बन चुकी थी। सात संगत जी, उसने भी मौन रहकर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। लेकिन इस निर्णय से यदि कोई सबसे अधिक टूट गया था तो वो था भोला। सात संगत, उसका हृदय गौरी के प्रेम में पूरी तरह डूब चुका था। वो अकेले बैठकर आंसू बहाता रहा। उसे बचपन का वो वादा याद आता है। सात संगत, उस पेड़ के नीचे के लिए चक्कर याद आते और उसका मन भीतर ही भीतर बिखरता चला जाता। सात संगत जी, पूरा गांव खुशियों में डूबा हुआ था। हालांकि कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या भी थी कि एक गरीब कुम्हार की किस्मत इतनी अचानक कैसे चमक गई। उस समय की परंपरा के अनुसार विवाह से पहले पंडित द्वारा कन्या के जन्म मंत्री यह हाथ देकर शुभ अशुभ तय किया जाता था। सात संगत, राजा ने भी एक विद्वान पंडित को गौरी के घर भेजा ताकि विवाह के लिए शुभ मुहूर्त निकाला जा सके। सात संगत, गौरी ने स्वच्छ वस्त्र धारण किया और पंडित के सामने शांति से बैठ गई। पंडित ने उसका हाथ थामा और गहन दृष्टि से देखने लगा। सात संगत, इसी समय वहां एक नव युवक हाँफता हुआ दौड़ता चला आया। सात संगत, उसने ऊंची आवाज में कहा, पंडित जी, यह विवाह नहीं हो सकता। गौरी की शादी तो पहले ही भोला से हो चुकी है। इन दोनों ने गांव के बाहर बरगद के पेड़ के चारों ओर फेरे लिए थे। सात संगत, ये सुनते ही वहां उपस्थित सभी लोग के चेहरे का रंग उड़ गया।
गौरी के माता पिता के पैरे तले जैसे धरती खिसक गई हो साथ संगत। पंडित ने चौंक कर तुरंत गौरी का हाथ छोड़ दिया साथ संगत। अब गंभीर स्वर में पूछा, क्या ये सत्य है? क्या इस कन्या का विवाह पहले ही हो चुका है? गौरी के पिता घबराए हुए आगे बढ़े साथ संगत और हाथ जोड़कर बोले, पंडित जी ऐसा कुछ नहीं है, ये युवक अश्व भ्रम में है। मेरी बेटी पूरी तरह अविवाहित है, कृपया आप मुहूर्त निकालिए। लेकिन पंडित ने सासंगत जी कठोरता से उत्तर दिया, जब तक इस बात की सच्चाई सामने नहीं आती मैं कोई भी वैदिक कार्य आगे नहीं बढ़ा सकता। सासंगत, संभव है कि तुम अपने लाभ के लिए सत्य छिपा रहे हो। राजा के पुत्र से किसी विवाहित कन्या का विवाह करना धर्म के विरुद्ध है। पंडित की बात सुनते ही गौरी के पिता का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। सासंगत, उसकी आंखों में आक्रोश उमड़ पड़ा। वो कांपते हुए गौरी के पास आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, सच सच बता, ये सब क्या है? क्या सच में तेरी शादी हो चुकी है? गौरी भय से थर थर कांपने लगी। उसके होंठ सूख गए। सासंगत, वो कोई उत्तर नहीं दे पा रही थी। अनायास की सासंगत उसकी नज़र पास खड़े भोला पर जा टिकी। वही भोला जिसके साथ उसने बचपन में अनजाने में एक ऐसा वादा कर लिया था जिसका अर्थ वो उस समय समझ ही नहीं पाई थी। उसकी आंखों के सामने एक एक करके स्मृतियां उभर आई। सासंगत, वो बरगद का पेड़ हंसी मजाक में लिए गए सासंगत, चक्कर दुपट्टे का पल्ला और बचपन की निष्कुलता मुस्कान। सासंगत, शर्म और भय से उसका चेहरा लाल हो गया। सासंगत, उसने सिर झुका लिया और कांपती हुई आवाज में पंडित को सब कुछ सच सच बता दिया। उसने कहा, पंडित जी, वो तो बस बचपन का खेल था, हमें कुछ समझ नहीं था। सासंगत, ये सुनते ही पंडित गंभीरता से खड़े हो गए और बोले, बेटी, विवाह कोई खेल नहीं होता, ये जन्म जन्म का पवित्र बंधन होता है जिसे अनजाने में भी नहीं तोड़ा जा सकता है। अब गौरी का पिता आपसे बाहर हो चुका है। उसकी सांसें तेज चल रही थी। सासंगत, बड़ी मुश्किल से उसने स्वयं को संभाला और बोला कि सासंगत भोला की ओर देखकर गुजरते हुए बोला, भोला, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। भोला चुपचाप खड़ा बस सुन रहा था। उसकी आंखों में न क्रोध न चालाकी, बस एक मासूम पीड़ा थी। उसका अपराध केवल इतना ही था कि वो अपने बचपन के वचन को सच मान बैठा था। सासंगत, तभी गौरी का पिता गुस्से में चिल्ला उठा, भोला, इसी वक्त गौरी का लेकर मेरी आंखों से दूर हो जाओ, इस गांव से चले जाओ, मैं तुम दोनों को यहाँ नहीं देखना चाहता। भोला का हृदय भारी हो गया। सासंगत, वो इस गांव, अपने पालक माता और अपने मिट्टी को छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन अब गांव की पंचायत भी इकट्ठी हो चुकी थी। पंचायत ने भी वही निर्णय सुनाया। सासंगत, दोनों को गांव से बाहर कर दिया जाए। गौरी रोते हुए उठी। अब उसके पास कोई और सहारा नहीं था। सासंगत, उसने भोला का हाथ थामा और अपने मायके से हमेशा के लिए विदा हो गई। सासंगत, चलते चलते एक दूसरे नगर की ओर सीमा पर पहुंच गई। लंबा सफर तय करके वो सासंगत बेहद थक चुकी थी। तभी रास्ते में उन्हें एक जंजर सी सराय दिख गई। सासंगत, उम्मीद की एक हल्की किरण मन में लेकर वो भीतर गए। सराय की मालकिन एक चालाक स्वभाव की बुजुर्ग स्त्री थी। सासंगत, सासंगत जी, भोला ने विनम्रता से पूछा, अम्मा, क्या यहाँ रहने के लिए कोई कमरा मिल सकता है? बुजुर्ग औरत ने चीखी नजरों से दोनों को देखा और बोली, कमरा क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन पहले खाने पीने और रहने का किराया देना होगा। जितने दिन रहोगी हिसाब भी उतना ही लगेगा। भोला ने सिर झुकाकर कहा, अम्मा, इस समय हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं मेहनती हूँ, काम करके आपका पूरा हिसाब चुका दूंगा। सासंगत जी, बुढ़िया ने भी चढ़ाई और पूछा, क्या काम जानते हो?
भोला भोला मैं लकड़ी का काम करता हूँ, खिलौने, नक्काशीदार बर्तन और सजावटी सामान बनाता हूँ। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।